आज सुबह सुबह खबर निकल करके सामने आई जब संजय सिंह के घर पर ईडी का छापा पड़ गया। लेकिन इसी ईडी को, नरेंद्र मोदी जी की इसी चहेती एजेंसी ईडी को सुप्रीम कोर्ट से कल क्या फटकार लगी है वो सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी ईडी को कल ही यह नसीहत दी है कि बदला लेना जैसा काम न करें, पारदर्शी हो जांच प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार ये क्यों कहना पड़ रहा है? कौन सा ये मामला है जिसके अंदर ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और उसके बाद में ईडी ने रिहाई के आदेश दे दिए? ये मामला मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही योगी सरकार को लेकर के, योगी सरकार के राज में एनकाउंटर को लेकर के सवाल खड़ा हुआ है और साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर एनकाउंटर होते हैं तो उसके ऊपर जश्न मनाते हैं पुलिस वाले और उनको इनाम मिलता है। और यहीं पर जो है अतीक अहमद और अशरफ का एनकाउंटर, उसका भी जिक्र हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ही यह मामला पहुंचा है और इस मामले पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा ईडी वाले मामले पर बात करते हैं। और उससे भी पहले मैं आपको जरा एक अपडेट दे दूं कि संजय सिंह के घर पर जो ईडी की रेड अभी भी चल रही है, जिस वक्त में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त भी चल रही है। हो सकता है देर रात तक चले, पता नहीं 2 दिन भी चले, 4 दिन भी चले, मालूम नहीं। तो ईडी को लेकर के केजरीवाल का बयान अभी सामने आया और केजरीवाल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की ये हार का डर है, संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलेगा। ये केजरीवाल का बयान सामने आया है। और ये खबर तो मैं आपको दिखा ही चुका हूं कि किस तरह से इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जो एक बार रिपोर्ट छापी थी और उसके अंदर बताया था कि 2014 से लेकर के अभी तक कितने छापे ईडी के वो विपक्ष के नेताओं पर पड़े हैं और कितने छापे ईडी के वो सत्ता पक्ष के नेताओं के ऊपर पड़े हैं। और इसमें 95% छापे जो हैं नरेंद्र मोदी के राज में, 95% छापे वो विपक्ष के नेताओं पर पड़े हैं। जबकि अगर कांग्रेस की सरकार की बात करेंगे 2004 से लेकर के 2014 के बीच में, तो फिर मामला पलट जाता है। यहां पर ये 14 से लेकर के अभी तक बात करेंगे तो 121 राजनेताओं के ऊपर छापे पड़े हैं और ऑपोजिशन के इसमें 115 हैं। 121 में से 115। कांग्रेस के राज में 26 नेताओं के ऊपर छापे पड़े थे और 26 में से भी 14 जो है वो ऑपोजिशन के थे, बाकी सत्ता पक्ष के थे। यानी कुल मिलाकर के अगर यहां पर देखें तो 95% मोदी जी के राज में 95% ईडी के जो छापे पड़े हैं वो विपक्ष के नेताओं पर पड़े हैं। जबकि यहां पर कांग्रेस के राज में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 50% से ऊपर जो छापे पड़े हैं वो केवल और केवल जो है वो सत्ता पक्ष में और विपक्ष पर। यहां पर जो आंकड़ा है वो तकरीबन आधा आधा है। आधे नेता जो है विपक्ष के रहे और आधे नेता जो है वो सत्ता पक्ष के रहे। यहां पर केवल 5% नेता। कांग्रेस अपने 50% नेताओं पर, सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी छापे पड़ते थे। खैर ये रिपोर्ट आप पहले देख चुके हैं, लेकिन अब मैं खबर आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने, कल की खबर है, 3 तारीख की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रवर्तन निदेशालय को नसीहत देते हुए कहा है कि किसी भी मामले में बदला लेने जैसे कार्रवाई ना की जाए। कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा है कि जांच की प्रक्रिया पारदर्शी हो, निष्पक्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट ग्रुप M3M के डायरेक्टरों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस AS बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने ईडी को लेकर के बात कही। 2 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसने टिप्पणी की है। अब इसके बाद में देखिए आप ये मामला विस्तार से समझिए। ये रियल एस्टेट कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, पंकज और बसंत बंसल, 2 डायरेक्टर हैं ये। और इनको ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद में उसी दिन दूसरे केस में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मतलब ईडी ने बुलाया, पूछताछ के लिए था किसी और मामले के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के अंदर, लेकिन उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लिया किसी और मामले को लेकर के। तो ये दिखा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ऐसा समझा है कि कहीं ना कहीं इनकी ये थी कि आज तो गिरफ्तार करना ही करना है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के आप बुला रहे हैं, पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के पूछताछ हुई, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी उसी दिन हुई जिस दिन पूछताछ के लिए बुलाए और किसी और मामले को लेकर के गिरफ्तारी हो गई। तो क्या सीधे सीधे जो तौर पर
ईडी का मकसद यह था कि किसी भी हालात में गिरफ्तार करना ही करना है, यह सवाल है। अब इस मामले में दोनों ने पीएमएलए सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को भी किनारे कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें अब रिहाई का आदेश दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही डायरेक्टरों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। और ईडी ने दोनों डायरेक्टरों को आदेश दिया है कि कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने दोनों डायरेक्टरों को मौखिक रूप से गिरफ्तार करने का कारण बता दिया था, उन्हें इस मामले में लिखित दस्तावेज भी नहीं दिया था। देखिए कितना बड़ा झोल होता है ईडी की कार्रवाई के अंदर। सुप्रीम कोर्ट अगर ना हो तो सोचिए कैसे चीजें जो है कभी बाहर नहीं आ पाएंगी। इस मामले में यह हुआ कि उस दिन पूछताछ के लिए बुलाया और दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने का कारण भी केवल मौखिक रूप से बता दिया कि आपको इस वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं। मतलब आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो लिखित रूप से जो है देना पड़ता है कि इस वजह से, इन चीजों की वजह से आप पर यह आरोप लगे, उसकी वजह से आपको इन धाराओं के तहत गिरफ्तारी की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईडी ने गिरफ्तारी की और वो गिरफ्तारी का कारण केवल मौखिक बता दिया, लिखित में कुछ नहीं दिया। बेंच ने कहा कि इस रवैये से ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। यह तब भी और गंभीर मामला है जब एजेंसी को देश की आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। ईडी को किसी के साथ में बदले की भावना से कार्रवाई करने की जगह पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष रवैये से काम करना चाहिए। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, ये जो मौखिक रूप से जो काम किया जाता है उसमें यही होता है कि ये बोल करके गिरफ्तारी कर लेते हैं, देखते हैं मामला बन जाता है तो ठीक है, वरना फिर लिखित में कुछ ये दिखा देंगे। वरना आप लिख करके पहले बताइए, दिखाइए, और ये उसका हक भी होता है। जो कोई भी पीड़ित होता है उसका हक होता है ये कि उसको पता चले, उसके घर वालों को ये जो है वो बताया जाता है, वो अपने वकीलों को बता सकता है, ये उसके राइट हैं, कानूनी तौर पर उसके अधिकार हैं ये। लेकिन ये कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। आगे देखिए, कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की दौरान उसकी वजह की एक लिखित कॉपी सौंपनी जरूरी है। इसके अलावा लिखित कारणों के बुनियाद पर भी कोई आरोपी अपने वकील की मदद ले सकता है। मतलब वो बता सकता है कि भाई अब वो जो आदमी है, जो आरोपी है, वो तो आपने जो है वो गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद उसके पास ना फोन रहेंगे ना कुछ और रहेगा, मुलाकात भी पुलिस की मर्जी से होगी, तो कम से कम जो लिखित दस्तावेज होगा तो वो अपने वकील को भेज देगा और वकील उस हिसाब से मामले को समझेगा और उसी हिसाब से जो है उसकी जमानत के लिए या आगे कार्रवाई के लिए जो है वो अपनी तैयारी करेगा। तो ये सारा मामला है। अब इस मामले के बाद में एक और मामला जो है वो आप और समझिए, और ये मामला है योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अब सवाल खड़ा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जब एनकाउंटर होते हैं तो उसके बाद में जश्न मनाया जाता है, पुलिस वालों को इनाम मिलता है, और अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का भी जिक्र किया गया है। सुनिए, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर जश्न मनता है, पुलिस वालों को प्रमोशन मिलते हैं और इनाम भी दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के एनकाउंटर को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया गया। यही नहीं, याची ने यूपी सरकार की उस स्टेटस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया है जिसमें कहा गया है कि यूपी पुलिस की अतीक और अशरफ की हत्या में कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा अन्य एनकाउंटर को लेकर भी यूपी सरकार को क्लीन चिट दे दी गई थी। अब देखिए, ये बड़ा गजब हुआ था अतीक अहमद और अशरफ के मामले में कि अतीक और अशरफ जो कि पुलिस कस्टडी के अंदर थे, पुलिस उनकी सुरक्षा वहां पर कर रही थी, मामला पूरा हाईलाइट, और उसके बावजूद वहां पर जो है वो दो लड़के आते हैं और धाएं करके वहां पर जो है वो मीडिया के सामने, पुलिस के सामने, कस्टडी के अंदर उनको ढेर करके चले जाते हैं। और वो भी छुट भैया, दो नहीं शायद चार थे वो लड़के, तीन लड़के थे शायद, तो तीन लड़के आकर के ढेर करके चले जाते। और वो तीनों लड़के भी कहाँ के थे? वो तीनों लड़के कोई 18 साल की उम्र का, कोई 20 साल की उम्र का, कोई जो है वो कोई छोटे से शहर का, कोई, अब विस्तार से मैंने रिपोर्ट की थी उस वक्त में, आपको पता होगा, वहाँ पर मैंने जाके ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी इलाहाबाद के अंदर। तो ये चीज़ें किस तरह से जो है वो आगे बढ़ती हैं ये आपके सामने है, और अब इसको लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा कि एनकाउंटर में हत्या पर राज्य की पुलिस अधिकारी जश्न मनाते हैं। इसके अलावा असंवैधानिक कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया जाता है। यही नहीं, आगे बढ़कर के प्रमोशन दिए जाते हैं और ऐसी हत्याओं में शामिल अफसरों को पुरस्कार से नवाजा जाता है।
इस मामले में यूपी सरकार ने एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि पुलिस ने रक्षात्मक कार्रवाई के तहत एनकाउंटर किए थे। इस पर विशाल तिवारी ने कहा कि एक ताकतवर फोर्स के तौर पर यूपी पुलिस को अत्यधिक बल का प्रयोग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब सामने वाली ताकत कमजोर हो। उन्होंने कहा कि पुलिस एक ताकतवर फोर्स है और वह हमेशा सेल्फ डिफेंस की थ्योरी बता करके कमजोर पक्ष पर हमला नहीं कर सकती है। जब वो कम ही लोग हों, उनके पास हथियारों की भी कमी हो, जब पुलिस सामने वाले पर हमला करती है तो उसे बिना मारे ही काबू कर लिया जाए तो वह जवाबी एक्शन कहलाता है। लेकिन जब पुलिस ऐसा एक्शन लेती है कि आरोपी मर ही जाए तो वह न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना ही की गई हत्या है। तो ये सारी चीज़ जो है वो कही गई है। इसमें लबो लबाब मैं आपको बताता हूँ। लबो लबाब इसका ये है कि यूपी पुलिस से जब भी एनकाउंटर को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो यूपी पुलिस का दो टूक जवाब यही होता है कि हमने डिफेंस के अंदर जो है, अपने बचाव के अंदर हमने गोली चला दी और सामने वाला ढेर हो गया। अब एक बार ये कहानी ठीक हो सकती है, दो बार ये कहानी ठीक हो सकती है, लेकिन हर मामले के अंदर यही कहानी बता दी जाए। और ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर है कि सामने कोई अपराधी आए और आते ही जो है उसके बाद में लड़खड़ाने लग जाए पुलिस, और उसको संभालने के लिए जो है उनको सामने जो अपराधी हैं उन पर काउंटर में गोलियां चलानी पड़ जाए। इतनी कमजोर तो यूपी पुलिस नहीं है ना। और इतने ताकतवर हैं क्या गुंडे वहां पर योगी आदित्यनाथ के होते हुए भी? सवाल बहुत सारे हैं। और ये सारे सवाल कहां से शुरू हुए थे? ये सारे सवाल उन फर्जी एनकाउंटर के बाद शुरू हुए। ये सारे सवाल उस विकास दुबे के बाद शुरू हुए जिस पर लोगों ने तालियां बजाई खूब। लेकिन जब चीज़ें निकलेंगी, जब चीज़ें पढ़ी जाएंगी, देखी जाएंगी, इसीलिए मैं कहता हूं कि सब चीज़ दर्ज हो रही है। ठीक है, जिस पर कभी अतीक और अशरफ को लेकर के लोगों को लगा कि अब तो ये चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है, वो एक इस तरह का आदमी था, उस तरह का आदमी था और उस पर तो सब जश्न मना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ों के ऊपर से जब पर्दा हटता है तब फिर चीज़ों के लोगों के सामने सच्चाई सामने आती है। एक और जो है सुप्रीम कोर्ट से आज एक और खबर आई है सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने वाली जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। अब कुछ लोग जो है वो वाहवाही के लिए, कुछ लोग जो है पब्लिसिटी के लिए, और कुछ लोग जो है अपनी अंधभक्ति के लिए जो है वो हो सकता है कि वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इसी तरह से एक याचिका लगी और उस याचिका को जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो एक जो है वो कहा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो कभी जो है वो पौराणिक कथाओं के अंदर बताया जाता है कि सेतु बनाया गया, उसको अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए, ये प्रकार की याचिका जो है लगी, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब जो है वो बेफिजूल की बातें, हम इन पर जो है सुनवाई नहीं कर सकते। दरअसल कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं होता है, कुछ लोगों को लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सब कुछ है। ये जो श्रीलंका और भारत के बीच का जो मसला है, ये ना केवल जो है वो पॉलिटिकल भी मसला है, उसके साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल भी मसला है, व्यापार की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन लोगों को लगता है कि चलिए ठीक है, कर देते हैं हम लोग, और सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ कह ही देगा तो फिर उसके बाद सरकार के लोग भी जो है वो समर्थक लोग हैं। आधिकारिक तौर पर सरकार नहीं कह पाती और ना ही कह पाएगी, क्योंकि वो कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको लेकर के जो है वो बहुत कुछ वहाँ पर किया जा सके, क्योंकि खुद जो है वो हमारा भी नुकसान होगा, हमारे भी जहाज़ फिर कहाँ से घूम करके आएंगे, तो बहुत सारे मसले हैं, उसमें बहुत लंबी बात हो जाएगी। खैर, लेकिन जो लबो लबाब है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, मैंने जैसे पहले भी कई सारी खबरों में कहा है कि एक बंद घुटन के कमरे के अंदर आज मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट एक रोशनदान का काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार जाकर के मोदी सरकार की सुई अटक जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के योगी सरकार की सुई अटक जाती है। कितने ऐसे मामले हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब जाकर के योगी और मोदी की सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी, चाहे वो बृजभूषण का मामला हो, चाहे और किसी का मामला हो, चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो मणिपुर से जुड़ा हुआ मामला हो, सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखलंदाजी करनी पड़ती है। सोचिए फिर ये कैसी सरकार जो चल रही है, जो बार बार, और फिर इसीलिए क्या, इससे पहले के जो कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, तो उनका और सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो टकराव होता था, तो क्या वो इसीलिए था? सवाल बहुत सारे हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके
और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।